Hello, Namaskar, and welcome back to GH Academy. We were doing OPSC PYQs पेपर्स. तो इकोनॉमी और पॉलिटी के पेपर के बाद शुरू करते हैं हिस्ट्री का. दिस इज़ पेपर 2019. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following Ashokan inscription indicates that he did not abolish the capital punishment? तो हिस्ट्री में एंशंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं और मेडिवल के, बट मेडिवल क्या है कि जो करंट गवर्नमेंट है काफ़ी सारे चैप्टर्स को हटाती जा रही सिलेबस से. एनसीईआरटी से भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं. आज का ही न्यूज़ था कि रज़िया सुल्तान को भी हटा दिया गया है मेडिवल से. तो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि एंशियंट से क्वेश्चन और ज़्यादा आ सकते हैं. तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंशियंट के वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है. वैदिक पीरियड से स्टेट पीसीएस से ओपीएससी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बट इस बार या अपकमिंग ईयर्स में चांसेस हैं कि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज मेडिवल का स्कोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या खास करके जो मुगल्स के दिल्ली सल्तनत का टाइम था. तो उसके बाद मौर्यंस, गुप्ताज एंड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. सो इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. इनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर है पिलर एडिक्ट 4. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा है. इसमें सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं. बट ध्यान ये देना है कि इसमें जो अदर 4 ऑप्शंस हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको लेकर थोड़ा सा रिसर्च करिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में. तो इसका आंसर भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक कट स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड? तो इसका आंसर है रॉक कट एलिफेंट स्टैचू एट धौली, उड़ीसा में है ये. क्योंकि ये ओपीएससी के क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए उड़ीसा स्पेसिफिक जो आर्ट एंड कल्चर है, जो वहाँ के स्कल्पचर्स हैं, या जो जो भी वहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जो भी वहाँ की डायनेस्टीज़ रही हैं उससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं. प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं. तो इसका भी ध्यान रखना है कि उड़ीसा स्पेसिफिक के क्वेश्चंस गलत करके नहीं आने या छोड़ के नहीं आने हैं. इसमें बाकी जो अदर जो ऑप्शंस हैं इनको भी एक बार सर्च करिए कि किस चीज़ से रिलेटेड थे, इनका सिग्निफिकेंस क्या था हिस्ट्री में. आंसर इसका एलिफेंट स्टैचू है, धौली पे है ये, उड़ीसा में. ये इस लिखे भी हुए एक्चुअली यहाँ पे स्टेट एक्सप्लेनेशन में कि कौन कौन से जो स्कल्पचर्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. अगला क्वेश्चन है, द सन टेम्पल बिल्ट एट गया ड्यूरिंग द सल्टनट पीरियड हैज़ एन इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नेम ऑफ सुल्तान ट्वाइस. हु इज़ दैट सुल्तान? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी फिरोज शाह तुगलक. आंसर डी है इसका, फिरोज शाह तुगलक. कोई एक्सप्लेनेशन अगेन ज़रूरत है नहीं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. नयनकारा सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज मॉडल्ड ऑन द. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्ता असाइनमेंट्स ऑफ द सल्तनत. इक्ता सिस्टम क्या होता था कि जिसमें जो सुल्तान्स होते थे वो मिलिट्री चीफ्स को जो लैंड है उसकी ग्रांट्स देते थे. उसके बदले में जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी सर्विसेज देते थे. मनसबदारी सिस्टम भी लगभग सेम है, इसी टाइप का होता था. और इसमें जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे उनको एक पर्टिकुलर आर्मी रखने की परमिशन होती थी. परमिशन बोल दे या कंपल्शन बोल दे, दोनों चीज़ें हैं, बिकॉज जब भी सुल्तान को ज़रूरत पड़ती थी आर्मी की तो ये मिलिट्री चीफ्स अपनी अपनी आर्मी लेकर आते थे फॉर द बैटल. सो नयनकारा सिस्टम भी इसी से लगभग ऐसा ही है. तो यही क्वेश्चन था कि नयनकारा सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्ता असाइनमेंट्स ऑफ सल्तनत. तो आंसर ए है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Khalsa, the Society of the Pure was founded in. So Khalsa Society was founded by in 1699 by श्री गुरु गोविंद सिंह जी. बैसाखी के दिन उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी 1699 CE में आनंदपुर साहिब. बैसाखी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पंजाब के लिए, आपको पता होगा. उसी दिन बैसाखी वाले दिन को ही सेलिब्रेट करने के लिए एक्चुअली जलियांवाला बाग में भी लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी. मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, आई होप सो, आई एम श्योर पढ़ा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज कॉल्ड. तो मराठा का जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था उसमें जो टैक्सेस होते थे उसको चौथ और सरदेशमुखी बोलते थे. चौथ एक टैक्स का सिस्टम था जो इट वॉज अ प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम नॉन मराठास टेरिटरी, कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम व्हेन मराठा एम्पायर वॉज वेरी वास्ट फ्रॉम फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया. इनफैक्ट दिल्ली वॉज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास. सो वो चौथ रिसीव करते थे एज अ टैक्स फॉर्म.
प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेट को। और सरदेशमुखी एक एडिशनल टैक्स था जिसको 10% होता था ऑफ द चौथ। Bombay, now Mumbai, acquired by the English, originally belonged to the, so Bombay was of Dutch. Bombay actually में it is true story, बॉम्बे 1661 में डाउरी में दहेज में मिला था इंग्लैंड को, कैथरीन ऑफ प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रगांजाज। तो ये पोर्टुगीज की प्रिंसेस थी, इनकी शादी हुई थी चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड से, तो उनके डाउरी में बॉम्बे दिया गया था ब्रिटिशर्स को। Mercantilist, free trade, mercantile capitalism, and finance imperialism are three successive phases of British colonialism. This theory was first formulated by, तो इसका आंसर है आरसी दत्त। मर्केंटलिज्म, इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। मर्केंटलिज्म मीन्स ट्रेड। तो आरसी दत्त की थ्योरी थी कि जो ब्रिटिश ने जो कोलोनियलिज्म किया था उसके 3 फेसेस थे। पहला मर्केंटलिज्म की ट्रेड करने आए हैं, जस्ट गिव अस परमिशन टू ट्रेड। देन आफ्टर दैट फ्री ट्रेड मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, दे डिमांडेड फ्री ट्रेड कि हमको फ्री ट्रेड दे दो, और फिर एक कैपिटलिस्ट मार्केट कन्वर्ट होगी इंडिया की। एंड देन फाइनेंस इंपीरियलिज्म। फाइनेंस इंपीरियलिज्म इज अ टर्म which means that a powerful country overtakes a smaller or weaker country by the means of coercive force. तो फाइनेंस इंपीरियलिज्म मतलब है कि जो ब्रिटिश एक कंट्री है उसने इंडिया को फाइनेंस के बेसिस पे एक तरह से ओवर पावर कर रखा था, कोवर्शन करके फोर्स के बल पे फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म कर रखा था। और इन्हीं तीनों के सक्सेशन के बाद आई थिंक मतलब ये 3 स्टेप्स के बाद जो आरसी दत्त है वो मानते हैं कि उसके बाद इन 3 फेजेस से होकर ब्रिटिश कोलोनियलिज्म जाता है। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है कि कोई एक दूसरा स्टेट जो फॉरेन लैंड को अपनी टेरिटरी बना लेता है, इसको बोलते हैं कोलोनियलिज्म। The main reason for the peasants to join the 1857 revolt was inordinately high revenue demands. The revenue policies not only uprooted the ordinary peasants but also destroyed the gentry of the country. The beneficiaries of the new revenue policies were also not satisfied. So all the 3 options are correct in this statement. This is the explanation. I don't think it's much required, because again the level of question, the type of question that OPSC ask are directly from the book, so you have to study history from the book itself. Go through NCRTs if you have not read till yet, and if you have read, just go through the spectrum or the basic books of ancient India and medieval India, क्योंकि इन बुक्स को पढ़ने के बाद ही हिस्ट्री को आप समझ पाएंगे। और हिस्ट्री इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन 1 or 2 days. PYQs, I can tell you PYQs, I can give you the answers or little explanation, but it cannot be I cannot help you if you are not going through the standard books. So standard books की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से। The next question is, the only major industry in the hand of Indian capitalists during the late 19th century was its cotton textile. Majorly, whatever the Indian companies were in the hand, they were in the hands of Britishers. Cotton textile was, was dominated by Indian entrepreneurs like Jamsetji Tata. I hope that you must have heard his name, Jamsetji Tata. So the next question is, All India Women Conference AIWC was started in 1927 to, द आंसर इज़ टू प्रमोट वुमेंस एजुकेशन। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वुमेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक सोशल रिफॉर्म था जिसको शुरू किया गया था। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द INA ट्रायल हेल्ड इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन 1945-46? सो अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि if you know the correct answer, like exactly correct answer, then you can only answer this question or you have to leave this question. बट हमें क्या इस क्वेश्चन से देखना है कि INA क्या था, what was the rationale behind, what was the significance of INA, who established it? Obviously Subhash Chandra Bose, you might have know that Subhash Chandra Bose was the leader of INA. INA के साथ क्या क्या मेजर उस टाइम पे इंसिडेंट्स हुए थे, जापान और जर्मनी का क्या रोल था, वर्ल्ड वॉर 2 में INA का क्या रोल था, उसके बाद जो ट्रायल्स हुए वो उसमें क्या क्या मेजर रोल्स थे, कौन कौन से नाम उसमें थे, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसका आंसर है मोहन सिंह। अगेन दिस इज़ अ सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, सो नो एक्सप्लेनेशन नीडेड इन दिस। नेक्स्ट इज हु इज़ क्रेडिटेड टू हैव डिस्कवर्ड द वेस्ट इंडीज़? तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर इज क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी।
you must have heard about it, Columbus. And if you have not heard about it, heard about Columbus, so I must say कि go and study modern history again, because the current modern history, if you talk about Indian modern history, so it starts from the Columbus itself, because Columbus was the first person who left, his country, Portugal, and then he went for discovering India, but uh, in accidentally he discovered USA, which leads to West Indies further. So, and there was a treaty of Tordesillas between Spain and Portugal, which decided that Spain will, in future, Spain will colonize USA and the territories, that is North America, South America, and the Portugal will go towards, this state of Hormuz, not a state of Hormuz. I just forgot the name. I skipped the name. It's near South Africa. Then it will go towards Indian side. Like, it was divided, east and west was divided between Spain and Portugal in the Treaty of Tordesillas. So it's very important that who West Indies was discovered by Columbus. It's sad, and obviously India was discovered by Vasco da Gama in history, you can say. But India is a definitely ancient country. It was not discovered by Vasco da Gama. But in modern history, if you ask about the sea route, actually the question should be ki who discovered the sea route of India. So the correct answer should be Vasco da Gama, from Europe. So yes, this is the question. Okay, so this was the last question. Thank you everyone for watching. If you like this video, please like, share, subscribe this channel. If you have any questions or doubts, you can comment, or you can contact in the number given below through WhatsApp or message. Thank you for watching. Thank you everyone.